आज हम ध्वनि के अपवर्तन के बारे में पढ़ने वाले हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। एक्चुअली रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड क्या होता है? जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पाथ से विचलित हो जाती है। इसी को ध्वनि का अपवर्तन बोला जाता है। रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड या ध्वनि का अपवर्तन। ठीक है। जैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ध्वनि तरंग जाएगी तो उसकी किन किन प्रॉपर्टी में चेंज होता है अपवर्तन की वजह से। जैसे वेलोसिटी चेंज हो जाता है, वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य चेंज हो जाता है। ये अपवर्तन होता क्यों है? जब डेंस मीडियम से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अपवर्तन कैसे होता है? जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ जाता है तो अपवर्तन कैसे होता है? इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं। हमारी डेली लाइफ से भी रिलेटेड ध्वनि है, ध्वनि का अपवर्तन होगा, कहीं ना कहीं होता होगा हमारे डेली लाइफ से। तो उसको अपने डेली लाइफ से भी एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे। तो ध्वनि सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर जाती है। ध्वनि तरंग जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अविलंब की तरह झुक जाती है। जैसे हम रे के डायग्राम, ये अपना एक माध्यम है, ये अपना दूसरा माध्यम है, ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है। तो ये रे जा रही है, ये रे ऐसे जा रही है तो ऐसे ही जाना चाहिए, लेकिन क्यों? इस मीडियम में जा रही है, दूसरे मीडियम में गई, दूसरे मीडियम में जाते हुए ये अपने पाथ से विचलित हो जाती है। ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पाथ से विचलित हो जाती है। ये अपने पाथ इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, लेकिन अपने पाथ से विचलित होगी। इसी को बोला जाता है ध्वनि का अपवर्तन। ध्वनि तरंग के इसी गुण को ध्वनि का अपवर्तन बोला जाता है। तो ये तो विरल से गई सघन में तो ये अविलंब की तरह झुक गई, लेकिन जब सघन से विरल में जा रही है, ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है, तो जब ध्वनि तरंग सघन माध्यम से विरल माध्यम में तो अविलंब से दूर जाती है। ये सघन से विरल ऐसे जाना चाहिए, लेकिन क्या हुआ? ऐसे चलेगी, यानी अविलंब से दूर चलेगी, अविलंब से दूर चलेगी। तो हमको याद रखना है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो दूर चली जाएगी। ठीक है। अब इस कंसेप्ट को हम डेली लाइफ में देखते हैं। जैसे दिन में जो होता है ट्रेन की आवाज़ हमको सुनाई नहीं देती है। जो कोई दूर तक आवाज़ जो आती है, दूर तक आवाज़ नहीं सुन पाते हैं। जैसे हम किसी को बोलते भी हैं, कोई दूर है तो उसको दिन में उतनी स्पष्ट सुनाई नहीं देती है। उसी डिस्टेंस से, उसी दूरी पे जो आदमी बैठा था, अगर हम रात में उसको बोलते हैं, दोनों का बीच अगर डिस्टेंस सेम है, अगर हम रात में बोलते हैं तो उस व्यक्ति को स्पष्ट सुनाई दे देता है। जैसे मानते हैं कि यहाँ एक व्यक्ति है, बहुत दूर कोई है यहाँ पे, हम दिन में जब बोलेंगे यहाँ से जब हम बोलते हैं तो इसको उतना स्पष्ट सुनाई नहीं देता है, लेकिन वही जब हम रात को बोलते हैं तो इसको स्पष्ट, उससे ज़्यादा स्पष्ट सुनाई देता है। तो इसका रीज़न क्या है? इसके पीछे क्या रीज़न है कि हम जब बोले तो हमारी ध्वनि तरंग उसको दिन में उतनी लाउडलेस नहीं सुनाई दी, उतनी लाउड, उतनी एम्पलीट्यूड में उसको सुनाई नहीं दी, लेकिन जब हम रात में बोलते हैं तो उसको दिन की अपेक्षा ज़्यादा सुनाई देती है। तो ये इसके पीछे अपवर्तन का ही रीज़न है। जैसे हम बोल सकते हैं कि ट्रेन आती है तो दिन में हम उतना स्पष्ट सुनाई नहीं देते हैं, लेकिन जबकि रात होता है तो उसको स्पष्ट हम सुन पाते हैं। तो इसमें भी अपवर्तन का लॉजिक है, कारण है। तो आइए इसको हम देखते हैं, इसके पीछे क्या है, इसमें कैसे वायुमंडल में अपवर्तन होता है। ठीक है। वायुमंडल में अपवर्तन कैसे होता है जिसकी वजह से हम दिन में कम सुनते हैं, रात में ज़्यादा सुनते हैं। तो इसके पीछे क्या है? तो दिन में सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य के प्रकाश की वजह से जो वो आती है शरीर जमीन पे, अर्थ पे, तो हमारे अर्थ को क्या हीटअप करती है, जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। अब टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी कम होगी, यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हमारे दिन में जो हमारे पृथ्वी के आसपास वाले जो वायु हैं उनका क्या होगा? डेंसिटी कम होगा, क्योंकि गर्म होते जैसे जैसे ऊपर हम जाते जाएंगे डेंसिटी कम होते जाएगा। यानी वायु में एक एक लेयर, जैसे जस्ट यहाँ 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 थोड़ा थोड़ा ऊपर जाए, थोड़ा थोड़ा ही ऊपर गए तो क्या हो रहा है?
ये अलग मीडियम, ये अलग मीडियम, ये अलग मीडियम, ये अलग मीडियम, जैसे ऐसे मल्टीपल टाइम्स है, ये अलग मीडियम, ये अलग मीडियम, अलग मीडियम। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, ये जमीन के जस्ट पास में, जमीन के जस्ट ऊपर, ये इतना दूर इसीलिए दिखाया है कि यहाँ पे बनाने में प्रॉब्लम ना हो। इसके जस्ट ये ऊपर, इसके जस्ट ये ऊपर है, ठीक है। अब ये अलग डेंसिटी इसका क्या है, कम है। जैसे ऊपर जाएंगे डेंसिटी ज्यादा है, जैसे डेंसिटी ज्यादा जाएंगे, जैसे डेंसिटी ज्यादा जाएंगे, तो इसके लिए तो ये मीडियम डेंसर हो गया, इससे डेंसर ये हो गया, तो यहाँ पे भी जाएगी तो रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पे भी जाएगी रिफ्लेक्शन होगा। तब यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे बोलते हैं धरती पे, यहाँ पे नीचे, तो नीचे मीडियम तक क्या हुआ, सघन है, मतलब विरल है, कम डेंसिटी है। विरल कम डेंसिटी का मतलब विरल, क्यों टेम्परेचर ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ से रे गई, ये रे जा रही है, तो इसको ऐसे जाना चाहिए, लेकिन क्या हो गया, ये ऊपर मूव कर गई। क्यों कर गई, क्योंकि इससे ज्यादा इसका डेंसिटी है, इस मीडियम का इससे ज्यादा इसका डेंसिटी है, ठीक है। हम अभी बताते हैं ना, इससे ज्यादा इसका डेंसिटी क्यों है, क्योंकि यहाँ जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे डेंसिटी बढ़ते जाएगा दिन में, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर घटते जाएगा ऊपर। तो यहाँ पे रे ये जा रही है, ये मीडियम अलग हो गया, इसके जस्ट ऊपर जाएगी तो ये मीडियम अलग हो गया, तो यहाँ पे रे जा रही है, तो ऐसे जाना चाहिए इसको, लेकिन क्या हो गया, रेयरल से विरल से सघन माध्यम जाएगी, तो क्या होगी, अविलंब की तरह के साइड झुकेगी, अविलंब ये है ये, तो अविलंब के साइड झुकेगी, तो ये ऐसे ना जाके ऐसे अविलंब की साइड झुक गई, ठीक है। अभी इस मीडियम अलग है, ये मीडियम अलग है, क्योंकि यहाँ बीच में लिखा हुआ D2। तब जब ये ऐसे जा रही है तो ऐसे न जाके ऐसे चली गई, क्यों, क्योंकि इसका डेंसिटी कम है इससे डेंसिटी से, तो ये क्या है, विरल है, ये सघन है। जब सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब की तरह झुके, तो और थोड़ा अविलंब की तरह झुके। अब ये जा रही है यहाँ पे, यहाँ ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ऐसे न जाके और अविलंब की तरह झुके, क्यों, क्योंकि इसका डेंसिटी जो है, ये माध्यम का जो घनत्व है इसके माध्यम से कम है, तो विरल से जब सघन में जाएगी तो घूम जाएगी। तो इसका प्रोसेस यही होता है, ये जो दिन में होता है ना, जब ये ऐसे टिल्ट होते जाती है। तो देखिए, जैसे हम जब दिन में अपने बोलते हैं किसी को, जैसे हम यहाँ पे हैं, कोई वस्तु दिन में यहाँ पे है, ठीक है, हम यहाँ पे हैं, दोनों में काफ़ी डिस्टेंस है, बट यहाँ पे दिखाए हुए हैं कम डिस्टेंस, क्योंकि पेपर है हमारा। अब यहाँ पे जब हम बोलते हैं तो यहाँ एक सभी जगह जाएगी ध्वनि तरंग, सभी जगह ऐसे ऐसे चारों तरफ, बट यहाँ पे क्या, ध्वनि तरंग जैसे जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, अपवर्तन हो जाएगा, क्योंकि इससे इसका सघन से विरल में जा रही है, विरल से सघन में जा रही है, तो इसका मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्शन होगा। ऐसे ना जाके ये तरंग ऐसे ना जाके ये रिफ्लेक्ट होते जाती है, क्योंकि जब ये ऐसे जाएगी इसको नहीं जाने देगा इस रे को, क्योंकि मीडियम चेंज होते जा रहा है। अब मीडियम कैसे चेंज हो रहा है, विरल से सघन, सघन विरल से सघन, उससे वो ज्यादा सघन, वो उससे ज्यादा सघन, तो अविलंब की तरह झुकते जा रही है, जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता है। तो इसलिए ये झुक जाती है, ये रे ऐसे न जाके ऐसे मुड़ जाती है, क्यों, इस डेंसिटी के वजह से, इस टेम्परेचर की वजह से। तो ये रे ऐसे जाना चाहिए था, सीधा, ध्वनि तरंग है सीधा ही जाएगी, लेकिन इस मल्टीपल्स बहुत सारे घनत्व के कारण ये क्या होती है, टिल्ट हो जाती है, ठीक है, टिल्ट हो जाती है, मुड़ जाती है। तो ये यहाँ ना पहुँच के ये ऊपर चली जाती है, ये ऊपर चली जाती है, तो ध्वनि जब ऊपर चली तो हमारे कान तक नहीं पहुँचेगी, इसीलिए हमको इसको, इस आदमी को उतना अच्छा से सुनाई नहीं देता, ठीक है। लेकिन वहीं जब रात में यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, जब टेम्परेचर कम होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगा, घनत्व ज़्यादा होगा। हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे तो घनत्व क्या होगा, घटते जाएगा। तो हमारे लिए यहाँ पे क्या होगा, हम घनत्व यहाँ पे ज़्यादा है, ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे घनत्व कम होते जाएगा, तो ये अविलंब से दूर होती जाएगी, ये अविलंब से ऐसे, यहाँ पे तो घनत्व बढ़ते जा रहे थे ऊपर, तो घनत्व जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं तो घनत्व क्या होता रहा था, बढ़ता जा रहा था, तो बढ़ता जा रहा था, तो अविलंब की तरह झुकते जा रहे थे। बस यहाँ पे क्या है, रात में यहाँ पे टेम्परेचर कम है तो घनत्व ज़्यादा होगा, तो हम क्या है यहाँ पे
घनत्व ज्यादा होगा, इसका घनत्व ज्यादा होगा, उसके बाद इसका कम, जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे घनत्व घटते जाएगा। ठीक है, जब घनत्व घटते जाएगा तो क्या अभिलंब के दूर जाएंगे सारे। यहाँ पे घनत्व बढ़ते जा रहा था तो ये अभिलंब की ओर जा रहे थे। यहाँ पे क्या है, जैसे ऊपर बढ़ते जा रहे हैं रात में तो घनत्व क्या है, घटते जा रही है। तो जब घनत्व घटते जा रही है तो क्या होगा, साउंड ध्वनि तरंग लंब से दूर जाएंगे, लंब से दूर जाएंगे। ठीक है, जब लंब से दूर जाएंगे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे, ये बहुत दूर तक जाएंगे तो यहाँ पे भी व्यक्ति होगा तो उसको सुनाई दे देगा। ठीक है, ये बहुत दूर तक यानी बहुत दूर ट्रेवल किए, दूर जा रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो दूर तक, तो इस आदमी को दूर तक भी सुनाई देगा रात में, इसीलिए दूर तक सुनाई देता है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर रात में बढ़ जाता है डेंसिटी घटती जाती है, इसीलिए ध्वनि तरंग अविलंब से दूर होते जाती है, इसके वजह से दूर सुनाई देता है। यहाँ पे क्या होगा, दिन में घनत्व बढ़ते जाता है जिसके वजह से यहाँ पे ध्वनि तरंग लंब की ओर झुकती जाती है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाती, इसलिए इस आदमी को सुनाई नहीं देता, जबकि रात में दूर तक सुनाई देता है। ठीक है, यही कंसेप्ट है कि दिन में कम सुनाई क्यों देता है और रात में दूर सुनाई क्यों देता है। ये ध्वनि का अपवर्तन का नियम के कारण, ध्वनि के अपवर्तन के नियम के कारण, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड के कारण। ठीक है, एग्जाम्पल एक ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, अब एक अपवर्तन, जैसे इस अपवर्तन में बोल सकता है ध्वनि का जो अपवर्तन है, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, अब यहाँ पे भी हो रहा। अब जस्ट जैसे हम कोई एग्जाम्पल बोल सकता है, जैसे क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन ये है, यदि एक गुब्बारे को CO2 गैस भरी जाए, यह ध्वनि के किस प्रकार के लेंस के लिए, यह ध्वनि के किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करेगा। जब CO2 गैस को एक गुब्बारा में भरा जाता है, ठीक है, तो ये ध्वनि के लिए किस प्रकार के लेंस का व्यवहार किया जाए। जैसे एक एग्जाम्पल हम ध्वनि से और लाइट से रिलेट करते हैं इस चैप्टर को, ध्वनि के अपवर्तन। ठीक है, कि वहाँ पे कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, जैसे साउंड में होता है ना, प्रकाश में कन्वर्जिंग प्रकाश, वहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस डाइवर्जिंग लेंस होता है ना, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, तो वो भी एक तरंग है, प्रकाश तरंग, ध्वनि भी एक तरंग है। तो यहाँ भी कन्वर्ज होना चाहिए, डाइवर्ज होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट हो रहा है अभिलंब की तरफ झुक रही है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन ये तो हायर BPSC वगैरह में पूछ सकते हैं ये सारे कंसेप्ट, कि साउंड ध्वनि में कन्वर्जिंग लेंस कन्वर्जिंग लेंस किस कंडीशन में काम करता है, डाइवर्जिंग लेंस किस कंडीशन में काम करता है। क्वेश्चन देखिए, जैसे यहाँ पे हम एक गुब्बारा है, ठीक है, ये तो दिन वाला अपना कंसेप्ट समझ ली, ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छा है, ये जो एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। जैसे पूछ दे, यहाँ पे बोल दे कि यहाँ पे गुब्बारा है अपना, उसमें CO2 भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी वायु है, इस साइड में भी वायु है, वायु एयर, इस साइड में एयर, इस साइड में, ये गुब्बारा है अपना, इसमें CO2 गैस भरा हुआ। तो CO2 का घनत्व क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, एयर से ज़्यादा होता है। ठीक है, अब क्या होगा, जब हम यहाँ से माइक से हम बोलते हैं, जब माइक से बोलते हैं, ठीक है, तो माइक यहाँ पे क्या होगा, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, लंब की ओर झुकेगा। रेयर से डेंसर में जाएंगे तो क्या होगा, लंब की ओर झुकेगा। लंब कैसे यहाँ पे बना है, ये दो मीडियम को डिवाइड करने वाला रेखा के परपेंडिकुलर खींचा जाता है। दो मीडियम को डिवाइड करने वाला, दो माध्यम को जो डिवाइड करता है लाइन, उसके जस्ट लंबवत जो लाइन होता है वहीं परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये एयर है, ये दूसरा मीडियम हो गया यहाँ CO2 सघन मीडियम, तो इसको ये डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे एक लाइन खींच दे, इसी के लंबवत ना होगा, परपेंडिकुलर। तो क्या होता है, जब बिरल से सघन में जाएगी तो क्या होगा, बिरल से सघन में जाएगी तो क्या होगा, लंब की तरफ झुकेगा। तो लंब क्या है, ये इधर ये है, तो ये सारे क्या है, रे ऐसे ऐसे रे जा रहे हैं, ऐसे ध्वनि तरंग जा रहे हैं, ऐसे ध्वनि तरंग। ठीक है, तो ये ऐसे ना जाएगा, क्या करेंगे, ऐसे ऐसे
कन्वर्ज हो जाएंगे। कन्वर्ज मतलब एकत्रित हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कन्वर्ज, तो इसीलिए जब दो ईयर के बीच, श्रोता और स्पीकर के बीच, बोलने वाला और सुनने वालों के बीच अगर हम डेंसर मीडियम रखते हैं तो वो कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम करता है। जैसे बोल देगा क्वेश्चन, एक गुब्बारे में CO2 रखा जाता है तो वो ध्वनि तरंग में वो किस तरह का लेंस का काम करता है, वो डाइवर्जिंग होता है, कन्वर्जिंग होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, कन्वर्जिंग लेंस हो जाएगा। ये क्या होगा, कन्वर्जिंग लेंस हो जाएगा ध्वनि में, ठीक है। ये ध्वनि को क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर देगा, ध्वनि को कन्वर्ज कर देगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कन्वर्जिंग। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि जब दो श्रोता और सुनने वाले के बीच में, बोलने वालों के बीच में जब एक गुब्बारे में CO2 रख दिया जाए तो CO2 कैसा, CO2 गुब्बारा जो है वो कैसा, किस तरह का लेंस का काम करेगा, तो कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। ये क्या है, कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम करेगा। अब दूसरा गुब्बारा एग्जाम्पल है, यहाँ तो CO2 लिए थे गैस गुब्बारे में, ये CO2 क्या था, सघन होता है इस एयर से। अब यहाँ पे क्या है, हीलियम ले लिए, ठीक है। हीलियम ले लिए तो हीलियम का घनत्व तो क्या होता है, एयर से कम होता है, एयर से कम होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एयर को कन्वर्ज नहीं करेगा, जैसे ये मीडियम हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, जब यहाँ से सघन से रेयर में जाता है तो क्या होता है, लंब से दूर जाता है। जब सघन से विरल में जाता है तो क्या होता है, लंब से दूर। तो अपना लंब ये था तो दूर जाएगा, दूर जाएगा, दूर जाएगा, ठीक है। तो ये डाइवर्स कर रहा है साउंड को। तो इसीलिए जब पूछेगा क्वेश्चन, जब किसी गुब्बारे में हीलियम को रखा जाता है तो श्रोता और सुनने वाला और बोलने वाले के बीच स्पीकर एंड रिसीवर, ये स्पीकर हो गया बोलने वाला, ये सुनने वाला श्रोता हो गया। स्पीकर और लिसनर, ठीक है, उनके बीच अगर किसी गुब्बारे में हीलियम को भरा जाता है तो वो हीलियम का गुब्बारा किस लेंस की तरह काम करेगा, तो ये डाइवर्जिंग। अब यहाँ पे क्या होता है, श्रोता, स्पीकर और लिसनर के बीच, बोलने वाला और सुनने वाले के बीच किसी गुब्बारे में CO2 भरा जाता है तो वो गुब्बारा CO2 वाला, जो जिस गुब्बारे में CO2 भरा गया है वो गुब्बारा किस तरह काम करेगा, तो ये क्या का कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस ना कन्वर्जिंग, लेकिन यहाँ पे नहीं बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे कन्वर्जिंग। लेकिन वो जो प्रकाश पढ़ेंगे वहां पे बोलेंगे कन्वर्जिंग को ही बोला जाता है, वहाँ कन्वर्जिंग लेंस। वहां पे भी कन्वर्ज ही करता है, यहाँ पे भी कन्वर्ज करा है, लेकिन लेंस बोलेंगे हम प्रकाश में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बोलेंगे कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग। काम वही है, यहाँ पे भी कन्वर्ज कर रहा है, डाइवर्स कर रहा है, वहां पे भी कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग होता है। जैसे हम एग्जांपल में आपको दिखा देते हैं, जैसे ये उत्तल लेंस होता है, जैसे उत्तल लेंस होता है तो यहाँ से जो प्रकाश जाती है यहाँ से, ठीक है, तो ये कन्वर्ज होती है, ये उत्तल लेंस है, ठीक है। ये प्रकाश को क्या करती है, कन्वर्ज करती है। ये अवतल लेंस है, जब ये रे जाती है इसे, ये सारी रे जाती है, ये सेंटर है, ठीक है, ये भी सेंटर है। ये जो रे जा रही है, ये जो रे जा रही है ये क्या होगा, ऐसे जाएगी, ठीक है, सॉरी, ये जो रे जा रही है ये क्या होगा, ये ऐसे ना जाके क्या होगा, ऐसे चली जाएगी, ठीक है, ऐसे। ये रे ऐसे जा रही है, ऐसे, ये क्या होगा, ऐसे चली गई, तो ये भी तो डाइवर्जिंग, ये अवतल दर्पण हो गया, अवतल लेंस, सॉरी। तो यहाँ पे प्रकाश में क्या होता है, ये डाइवर्स कर रहा है, डाइवर्स कर रहा है, तो इसी को अवतल लेंस यहाँ पे बोलेंगे। प्रकाश में अवतल लेंस डाइवर्जिंग को बोला जाता है, क्योंकि ये भी तो प्रकाश तरंग को डाइवर्स कर रहा है, बिखेर रहा है। यहाँ पे क्या होता है, लेंस में ये कन्वर्ज करता है, एक जगह लाता है, इसको उत्तल लेंस बोला जाता है। तो ये लेंस का हो गया। सेम काम तो यहाँ पे भी हो रहा है, सेम काम यहाँ पे प्रकाश तरंग को कन्वर्ज डाइवर्स कर रहा था, तो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, ध्वनि को कन्वर्ज कर रहा है, ध्वनि को डाइवर्स कर रहा है। तो बोला जाएगा यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस की तरह कब काम करेगा, जब बीच मीडियम में
जिसका घनत्व ज़्यादा है वो गैस अगर रख देते हैं जो वायु के घनत्व से ज़्यादा है तो कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम करेगा। अगर इस गुब्बारे में जिसका घनत्व वायु से कम है, अगर उस टाइप का अगर कोई गैस रखते हैं तो वो डाइवर्जिंग की तरह काम करेगा। डाइवर्जिंग लेंस क्या होगा? अवतल लेंस होगा। डाइवर्जिंग लेंस नहीं, डाइवर्जिंग की तरह काम करेगा, वो डाइवर्ज करेगा ध्वनि को, अवतल लेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं। तो ये कंसेप्चुअल यहाँ पे ध्वनि में और लाइट में क्या डिफरेंसेस है यहाँ से पता चलता है। ये भी डाइवर्ज करता है किस कंडीशन में, ध्वनि को किस कंडीशन में कन्वर्ज करता है। ठीक है, यहाँ पे डिपेंड करता है इस बारे में कौन सा। तो क्वेश्चन ऐसा एक पूछा गया है, अभी क्वेश्चन एक ऐसा पूछा गया है, ये क्वेश्चन है, यदि ये गुब्बारे में CO2 गैस भरी जाए, ये ध्वनि के लिए किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करेगा? यदि एक गुब्बारे में CO2 गैस भरी जाए, यह ध्वनि के लिए किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करेगा? हाइड्रोजन गैस भरने पर। ठीक है, अगर हाइड्रोजन गैस भरेंगे तो क्या होगा, CO2 गैस भरेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो आपको हम अभी बता दिए। हाइड्रोजन CO2 के लिए, हीलियम के लिए, हाइड्रोजन का घनत्व भी क्या होता है, एयर से कम होता है, तो वो भी इसी के लिए बना है। अब यहाँ तो CO2 हीलियम दे दिया, अब बोल देगा NO2 दे देगा, तो NO2 का घनत्व भी होता है, एयर से ज़्यादा होता है। अगर यहाँ पे दे दें हाइड्रोजन दे दे, ठीक है, तो हाइड्रोजन का भी यहाँ पे हाइड्रोजन भी दे सकता है, यहाँ पे NO2 भी दे सकता है। ठीक है, तो ये कंडीशन है। जब भी इसमें ऐसा गैस रहेंगे जिसका डेंसिटी ज़्यादा है तो ये कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, देख रहे हैं ऐसे ऐसे कन्वर्ज कर रहा है, सारे को कन्वर्ज कर रहा है, ऐसे जा रहे थे, ऐसे ऐसे पूरे रे जा रहे थे, लेकिन क्या क्या इसको कन्वर्ज कर दिया। जैसे यहाँ पे क्या ये डाइवर्ज कर दिया, जा रहे थे और फैला दिया और फैला दिया और फैला दिया। ठीक है, तो डाइवर्जिंग लेंस की तरह। तो ये रिलेशन है यहाँ पे ध्वनि चैप्टर में और प्रकाश चैप्टर में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस टाइप के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं जो अच्छे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस कंडीशन में ध्वनि तरंग डाइवर्जिंग होगा, कन्वर्जिंग होगा। जो कन्वर्जिंग लेंस की तो अवतल लेंस की तरह काम करेगा, कॉनकेव लेंस की तरह काम करेगा, कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम, किस कंडीशन में। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन ये है, फेमस क्वेश्चन है ये, बट क्वेश्चन अच्छे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ये कंसेप्ट यहीं से आए। ठीक है, तो ये मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्शन हो गया, ये तो अपना अपवर्तन हो गया। अपवर्तन इसीलिए इतना अच्छे से पढ़ना पड़ा, इतना टाइम देना पड़ा है क्योंकि सेम कंसेप्ट वहाँ पे प्रकाश में भी है। वहाँ जब पढ़ेंगे तो उसको भी इस चीज़ से रिलेट करके दोबारा बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्वनि का अनुनाद क्या होता है? ध्वनि का अनुनाद रेजोनेंस ऑफ साउंड। जब कार्यरत बल की आवृत्ति, कार्यरत आवर्ती बल की आवृत्ति, आवर्ती बल मतलब जो ओसिलेटरी बल होता है की आवृत्ति वस्तु की प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर हो जाए। हमारे संसार में जितने भी पार्टिकल्स हैं, जो कोई भी वस्तु है, सभी वाइब्रेट करते हैं, लेकिन उनका एम्पलीट्यूड, उनका फ्रीक्वेंसी बहुत कम होता है। सारे चीज, मकान हो, फूल हो, कुछ भी, सारे चीज वाइब्रेट कर रहे हैं। यहाँ धरती पे ऐसा कोई चीज नहीं है जो वाइब्रेट नहीं करता, लेकिन वो महसूस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जब हम एक्स्ट्रा बाहरी फोर्स जब लगाते हैं, जब उनका जो फ्रीक्वेंसी होता है अगर उस वस्तु के फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाता है तो क्या होता है, उनके आयाम बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे से ओवरलैप हो जाता है, आयाम उनका फ्रीक्वेंसी दोनों मैच हो जाएगा तो उनका क्या होगा, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा वाइब्रेशन का, जिसकी वजह से वो वस्तु टूट जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सैनिक को बोला जाता है परेड करते हुए, कदम ताल मिलाते हुए पुल भी नहीं चलने के लिए। क्यों? क्योंकि जब कदम ताल मिलाएंगे तो उनके जो एक बार नीचे रखते हैं, एक बार ऊपर उठाते हैं, तो क्या होगा, ऑसिलेटरी फोर्स की तरह काम करेंगे, वो वाइब्रेशन देंगे एक साथ, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा उनका एक टाइम पे क्या होगा, पुल के जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उससे मैच हो जाएगा। जब मैच हो जाएगा तो उसका जो आयाम है, एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशन का, वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से पुल टूट जाएगी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है डेली लाइफ का। ठीक है, अब क्या ध्वनि का व्यतिकरण,
ध्वनि का व्यतिकरण क्या होता है? ध्वनि का व्यतिकरण एक्चुअली होता क्या है? ध्वनि इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। जब दो ध्वनि एक दूसरे से एक ही फेज में मिलती है, एक ही कला में मिलती है, तो उनको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोला जाता है। जब अपोजिट कला में मिलती है, फेज में मिलती हैं, तो डिस्ट्रक्टिव